चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट के अंदर। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया आपसे, 1 मिनट देना मुझे, स्क्रीन शेयर कर देते हैं पहले। जस्ट 1 मिनट वेट आफ्टर दैट। और एक गेट आप एक लोग बंद कर दीजिएगा प्लीज तब तक। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स को कैसे यूज किया जाता है और क्या तरीका होता है हमारा, वो हम देखेंगे। तो एक फाइल बना लेते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट डॉट TLDR। ठीक, वेट करना, अभी बताते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है और कैसे आप इसको यूज करेंगे अगर आपको यूज करना है अपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक, तो अभी तक आपने एक चीज देख रखी थी कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं। क्लास बेस्ड कंपोनेंट सबको पता है क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आज देखते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। तो आपने सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन बना रखे हैं रिएक्ट के उसके अंदर, जेएस के अंदर। ठीक है, तो फंक्शनल कंपोनेंट भी हमारा कुछ उसी के जैसा आइडिया है। फंक्शनल कंपोनेंट में क्या करते हैं, हम एक फंक्शन की तरह बनाते हैं कंपोनेंट को अपने जेएस में। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं JSX का। अब सबसे पहले हमें आज समझना है एक कॉन्सेप्ट, जो कि है JSX। अब ये JSX होता क्या है, JSX को यूज क्यों किया जाता है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो एक हेडिंग लगा लेना JSX और इसको समझ लेना अच्छे से कि होती क्या है JSX। देखो, तो JSX हमारा होता है कि जब हम कुछ HTML लाइक कोड इन जावास्क्रिप्ट, तो हम क्या करते हैं, जब कुछ HTML जैसा कोड किसमें लिख रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, JSX कहलाता है। अब इसको कैसे समझते हैं, इसको सिंटैक्स वाइज समझते हैं। जैसे मान लिया कोई आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का कुछ आपने नेम दे दिया, मान लिया ग्रीट। ठीक, ग्रीट दे दिया। अब इस फंक्शन में आपने किया क्या, अब ये तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ठीक, अब इसके अंदर अगर आपको JSX लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, जैसे सिंपल मैंने कुछ, ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ हमारा रिटर्न करा रहा होगा। पहली बात तो हर फंक्शन, कुछ ज्यादातर केसेस में हम रिटर्न नहीं कराते हैं। तो इसमें अगर हमें अब HTML लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम लिखेंगे H1, जैसे मैंने बनाना है तो मैंने लिखा H1, हेलो दिस इज फर्स्ट JSX कोड। ठीक, तो ये हमने कर दिया। और ये जो स्ट्रक्चर बेसिकली बना है, ये क्या कहलाएगा, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर आपने HTML लिखी है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं JSX। ठीक है, सो ये हमारी क्या है, JSX है। JSX, इसको क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट XML। ठीक, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में आगे जब आप जाएंगे इंटरव्यू पीरियड के अंदर, कोई आपसे पूछता है कि हैव यू यूज्ड योर JSX, so at that time what you have to tell that yes sir, I have used JSX. JSX is simply a HTML like structure या HTML like code. It is not HTML, it is HTML like code in JavaScript. As simple as that. आप ये नहीं बोलेंगे वहां पे कि ये HTML का कोड है, आप बोलेंगे इट इज HTML like code in JavaScript. As simple as that. तो हम क्या करते हैं, जब हमें JSX को लिखना होता है, JSX यूज करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं। और ये फंक्शंस को बनाने के लिए, जब ये हम फंक्शन बना रहे होते हैं, तो ये किसके थ्रू हम लोग बनाते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू बनाते हैं। अब फंक्शनल कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं, उसके पहले हम लोग इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अगर इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं। तो लिख लीजिएगा, इसको डेफिनेशन लिख देता है। तो देखो लिखना, फंक्शनल कंपोनेंट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स of React. It is used like function which is used to render content on screen.
एंड इट इज वेरी सिंपल, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, वेरी सिंपल इन कंपैरिजन ऑफ क्लास बेस कंपोनेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि फंक्शनल कंपोनेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिएक्ट, इट इज यूज्ड लाइक फंक्शन which is used to render content on screen and it is very simple in comparison of class based component। तो अब अगर हमारी बात आ गई है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट के कंपैरिजन में क्या है, ये थोड़े से हमारे इजी हैं, तो फिर हमारी बात आती है कि अब इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि सिंटैक्स क्या होगा क्लास बेस्ड फंक्शनल कंपोनेंट का। तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले तो देखो सिंटैक्स हमारा बहुत सिंपल सा है। सिंपल अभी मैंने क्या बताया आपको, एक फंक्शन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन जिसका एक फंक्शन नेम होगा जो भी आप रखेंगे। फंक्शन नेम के बाद आपको क्या करना है, सिंपली अभी ये आपने बना लिया एक फंक्शन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे किसको, अभी के लिए जैसे मैंने मान लिया सिंपल रिटर्न करा दिया, दिस इज माई फर्स्ट JSX कोड। ठीक, तो ये आपने अपना पहला कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया। अब इसको क्या है, जैसे हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग बात करें क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट कराते थे। सेम केस इसमें भी होगा, हमको क्या कराना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और हमारा जो भी फंक्शन का नेम हमने रखा होगा उसको हम क्या करा लेंगे, एक्सपोर्ट करा लेंगे। तो ये होगा हमारा किसका, फंक्शनल कंपोनेंट्स का सिंटैक्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ फंक्शनल कंपोनेंट्स को बनाना देखते हैं। अच्छा, इसके पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी नोट कर लेना, बहुत ही हमारे जरूरी हैं क्योंकि वो आगे यूज होने वाले हैं। बुलेटेड पॉइंट्स में लिखा देता हूँ, जो आप इंटरव्यू में ज़्यादातर केसेस में जब आपके पास कंटेंट नहीं होता है बोलने को, तब आप बोल सकते हैं एट दैट टाइम। पहला पॉइंट याद रखना, आपको क्या बोलना है कि ये जो फंक्शन आप लिख रहे हैं इसका यूज केस क्या है, इसका यूज क्या है वो आपको समझना पड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इट इज यूज्ड इन JS when we want to return some JX, we want to write some JSX code in return function, return, सॉरी रिटर्न लिख देते हैं इतना। फिर JSX अभी हमने देख लिया क्या है, JSX क्या है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड नेक्स्ट क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि फंक्शनल कंपोनेंट्स जो भी आप बनाएंगे उनकी एक जो स्टैंडर्ड रूल है वो क्या है कि फंक्शनल कंपोनेंट नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर। ठीक, ये याद रखिएगा, जो भी आप बनाएंगे, ये अगर आपने ऐसा नहीं किया, फंक्शनल कंपोनेंट आप बना रहे हैं और उस केस में आपने जो नाम लिया वो अगर आपने कैपिटल लेटर नहीं लिया, तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट बनाना सीखें, शुरू करें बनाना। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया, चलिए जल्दी नोट करिए फिर आगे देखें। चलिए अब कंपोनेंट बनाना देखते हैं कि कैसे बनाएंगे कंपोनेंट। तो इधर आते हैं, एक फाइल बनाना कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, सिंपल हम जिसमें देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट बनाना। तो मैंने फाइल का नेम बना लिया फंक्शनल कंपोनेंट, यहाँ पे रुकना, बड़ा नाम ले लेते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट .js। ठीक,
अब ये हमें फाइल, इसमें हमें अपना फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है। अब ये फाइल का नेम तो कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर आप कंपोनेंट किसी भी नाम से बना सकते हैं। ये भी एक चीज है जिनको जैसे कंफ्यूजन हो कि ये फाइल नेम जैसे हमने फंक्शनल कंपोनेंट रखा है तो इसके अंदर क्या हम सर किसी टाइप का फंक्शन बना सकते हैं या इसी सेम नेम से रखा जाएगा। जनरल केस में क्या करते हैं हम लोग, जो हम फाइल का नेम रखते हैं वही के हम ज्यादातर केसेस में अपने फंक्शनल कंपोनेंट का नेम रखते हैं, क्योंकि वो आसान होता है। उसका ट्रिक क्या है, आप सिंपल लिखते हैं RAFCE और ये करता क्या है, आपका देखो उसी नाम से पूरा इसने फंक्शनल कंपोनेंट आपको बना के दे दिया। लेकिन अभी हमको समझना है कि एक्चुअल में बनाते कैसे हैं, तो इसको उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करें बनाना। तो हमने क्या देखा है कि सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का मैंने नेम ले लिया अभी के लिए, जैसे वेलकम। ठीक, वेलकम। अब ये फंक्शन करने क्या वाला है, अभी हमने देखा था कि ये बेसिकली रिटर्न क्या करेगा, JSX रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने ले लिया रिटर्न H1 और H1 के अंदर ले लिया दिस इज माई फर्स्ट रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला रिएक्ट का जो भी कोड है हमने इसके अंदर लिख दिया और ये फंक्शनल कंपोनेंट बन गया। अभी इसमें क्या चीज मिसिंग है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट के आगे हम क्या लिखेंगे, फिर डिफॉल्ट लिखेंगे और डिफॉल्ट के आगे क्या लिखेंगे, हम अपने कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, वेलकम। तो अब ये अगर हम कंपोनेंट को रेंडर कराना चाहें तो क्या ये कंपोनेंट हमारा चल जाएगा या अभी कुछ हमारी एरर आएगी, बताइए पीछे जिया। ठीक है, एक लोगों ने बोला इंपोर्ट रिएक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए कि करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ऐसे चला के देखे चलेगा ये। चलो अच्छा, चला के देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे गए हम app.js के अंदर और हमने अब यहाँ पे क्या किया, सिंपल हमारी फाइल का क्या नेम था, फंक्शनल कंपोनेंट, वो ले लिया चेंज करके। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है npm स्टार्ट। अभी हमारा इस पे भी अभी लंबा चौड़ा आज ही डिस्कशन होने वाला है कि ये जो इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट, पहले आप लोग बताएंगे कि क्यों करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, क्यों क्या तरीका है और क्यों करना चाहिए इंपोर्ट रिएक्ट को। चलिए रन हो रहा है, रन हो जाने देते हैं फिर आगे देखेंगे हम लोग। चल गया, अब बताओ जिया जी। ये तो नहीं चलना चाहिए था, सो सैड। अब इसी पे हम बात करते हैं कि रिएक्ट को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पे लिखा फंक्शनल, सॉरी जस्ट प्रोवाइड मी 1 मिनट, वेयर इज द फाइल, फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जीएस, ये रही। तो इसमें अगर हम लोग लिखते हैं ये इंपोर्ट और हम क्या करते हैं, रिएक्ट को इंपोर्ट करते हैं, देन व्हाट इज द यूज केस ऑफ दिस रिएक्टिंग इंपोर्ट, और इसको इंपोर्ट करने का, इसको इंपोर्ट क्यों किया जाता है, हर कंपोनेंट के अंदर हम लोग रिएक्ट को क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका आंसर मुझे कौन बताएगा, बताइए कोई एक लोग जल्दी से। जिया बताओ। कि- ठीक है, तो रिएक्ट तो जेएसएक्स भी प्रोवाइड करता है, तो फिर बिना उसके कैसे चल गया।
क्या बोल रही हो, आपको आइडिया है? बनाई तो जेएस फाइल है, अंदर कोड तो जेएसएक्स ही लिखा गया है। जेएस के अंदर जेएसएक्स क्या अभी बताया है कि जेएस का जो भी फंक्शन है उसके अंदर तुम एचटीएमएल जैसा कोड लिख रहे हो, तो जेएसएक्स ही तो हो गया। बताओ, सोचो, आप बताओ क्या नाम है। आपका क्या नाम है भैया? अमित। हाँ अमित भैया बताए। रिएक्ट की फंक्शनलिटी आप बताओ। इनका क्या नाम है? अंकुर। अंकुर बता। यही नहीं बताना जो ये बताए हैं, अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना। बताइए जल्दी। देव। क्यों यूज होगा बताओ? अगर रिएक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आखिर आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए जेन्युइन है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि आखिर रिएक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। चलिए, अब सुनिएगा। कॉपी पेन ओपन कर लीजिएगा, बता देते हैं आपको। अच्छे से देखना क्या बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए लेकिन आपको भी नहीं पता है। क्वेश्चन है, व्हाई वी आर यूजिंग import react from react। ठीक। चलिए देखो, अब आंसर सुनना इस चीज का। अभी आपने जो JSX कोड लिखा है, अगर आपने पहली मेरी क्लासेस ली होती तो आपको पता होता कि क्या होता है हमारा। अगर हम लोग सिंपल अगर कुछ बनाना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड। ये पढ़ रखा है आपने मेथड, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो ये मेथड क्या करता है? एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो अभी जब हमने JSX का कोड लिखा, तो ये JSX का कोड तो हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का वो है कंपाइलर है, वो डायरेक्ट समझेगा नहीं। तो JSX कोड को अगर हमें अपने ब्राउजर या जावा स्क्रिप्ट के कंपाइलर को समझाना है, तो वो किस में समझेगा? एंड ऑफ द डे JS में समझेगा, JS की लैंग्वेज में। तो जो इंपोर्ट करते हो आप रिएक्ट, उसका काम बस इतना है कि वो JSX का जो भी आप कोड लिख रहे हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? JS में। और JS में किस में कन्वर्ट करेगा एंड ऑफ द डे? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में। ठीक है। अब जो आपने इधर लाइन लिखी थी, अगर कहाँ गए फंक्शनल कंपोनेंट, ये रहा। तो ये लाइन बेसिकली कंपाइलर कैसे समझ रहा होगा इसको देखना। ये आपका करेगा क्या? सिंपल लिखेगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और क्रिएट एलिमेंट के टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं हमने देखे थे? 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा? टाइप। तो टाइप हमारा कौन सा हो गया? H1 हो गया। ठीक। सेकेंड हमने क्या किया? कोई अभी आईडी और वो तो प्रोवाइड नहीं की है, तो ये वाला जो पैरामीटर रहेगा ये एज इट इज रहेगा। तीसरा क्या है? कंटेंट। तो कंटेंट क्या है? दिस इज माई फर्स्ट रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक। तो इसका काम सिर्फ इतना है और आगे होगा ये रिटर्न। ठीक। तो ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, सिंपल इसको ऐसे ब्राउजर को जो समझेगा वो इस तरह से समझेगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। टाइप क्या है? H1 है। अभी के लिए हमने आईडी या कुछ स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं की है, और कंटेंट ये है। तो ये जो चेंज होता है जाके, ये चेंज तभी होता है जब आप रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक। फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए था, सर ये कोड चल कैसे गया? इसने किया क्या? अभी के केस में जो भी आपने प्रोवाइड किया फंक्शनल कंपोनेंट, इसमें क्या था? सिंपल हमने H1 रिटर्न की थी। तो इसने देखा कि हमें नेसेसिटी नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक। रिएक्ट आपने कहाँ पे इंपोर्ट कर रखी है? और
इस वाले केस में आपने क्या कर रखी है, इंपोर्ट कर रखी है। तो ये करेगा क्या, उसका रेफरेंस लेके काम कर देगा। लेकिन हर कंपोनेंट के लिए आपको अलग से जब कोड को लिखना है, आप पूरा कोड करेंगे। इन दैट केस आपको क्या होगा, नीड होती है किसकी, रिएक्ट को इंपोर्ट करने की। वो करता क्या है, एंड ऑफ द डे जेएसएक्स कोड को जेएस के कोड में चेंज करता है। और जेएस का कोड कुछ नहीं होता है, हमारा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड में चेंज करता है। जो भी आप बनाए h1 h2 h3 टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक, तो अब हम लोग एक क्या करते हैं, सिंपल कार्ड बनाते हैं। ठीक, कार्ड बनाते हैं। अभी आपको मैंने टेलविंड सीएसएस बताई है, चलिए आज उसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टेलविंड सीएसएस कैसे लगानी है आपको और होती क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जाइएगा टेलविंड सीएसएस, टेलविंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लोड हो जा। आपको जाना है टेलविंड सीएसएस के डॉक्यूमेंटेशन पे। अब टेलविंड सीएसएस क्या है, आपने अगर सीएसएस यूज कर रखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि आप लोग किसका यूज करते हैं, कि ये क्लासेस का यूज करते हैं, आईडी का यूज करते हैं। तो रिएक्ट के अंदर होता ये है, अगर हम लोग सिंपल केसेस में समझें, 1 मिनट देना, पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लूं, इसी वजह से ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे गए और google.com tailwind css, चलो अब हमें देखनी है टेलविंड सीएसएस कैसे अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करनी है। तो देखो इसके स्टेप्स भी लिख लेना, क्योंकि जो लोग अभी नए हैं आप लोग, वो लोग तो पीछे आप लोग यूज कर रखे होंगे टेलविंड में भी। टेलविंड यूज नहीं किया आपने? अच्छा, ठीक, अब आप भी समझ लीजिएगा फिर। तब तो देखो टेलविंड सीएसएस को कैसे यूज करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो समझना है सबसे पहले। देखो यूज करने का टेलविंड सीएसएस लिख लेना अपने हिसाब से। देखो सबसे पहले अगर ये हमें लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करनी है तो उसका तरीका क्या है। यूज करने के लिए सबसे पहले हमको अपने सिस्टम के अंदर या अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पार्ट आता है इंस्टॉलेशन पार्ट। तो इसको गौर से देखना, इसको लिख भी लेना, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर आपको इंस्टॉलेशन करना होगा और कोई ना कोई स्टेप आप मिस करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले जाइएगा डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पे क्लिक करना गेट स्टार्टेड पे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको पहली ये दो कमांड्स दिख रही हैं, इन दो पहली कमांड्स को इधर से कॉपी कर लेना है। ठीक है, ठीक, ये वाली जो कमांड है इनको कॉपी कर लेना। अभी मैं इधर डॉक्यूमेंट में भी लिख ही दे रहा हूँ, जस्ट प्रोवाइड मी 1 मिनट। ये दोनों कमांड आपको क्या करनी है, अपने टर्मिनल पे जाके, और इनको एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं इधर से हम। इधर आके इनको कर देना है पेस्ट और सिंपली एंटर कर देना है। तो ये क्या कर देगा, आपके सिस्टम जो प्रोजेक्ट है इसमें टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल कर देगा। ठीक, अभी कुछ और प्रोसेस है वो बताते हैं, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है इंस्टॉल होने देते हैं। देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये जो फाइल दिख रही है टेलविंड config.js, ये वाली फाइल। अब इसमें देखो, अगर आप वाइड का प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, वीड का, तो उसके लिए अलग आप लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे। जो लोग JSX यूज करते हैं, TSX यूज करते हैं, वो सिंपली जाके यहाँ से सर्च करके आपको मिल जाएगा इधर डॉक्यूमेंटेशन में वो सेक्शन। उसके अंदर जाके आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं कि किस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के लिए आपको यूज करना है। तो यहाँ पे अभी मैं सिंपल रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं ये टेलविंड config.js फाइल को कॉपी करूंगा। इधर जब आप आएंगे तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, इधर देखिएगा अभी एक आपको नई फाइल बन के मिल जाएगी टेलविंड config.js नाम से। ठीक है, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, अभी जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्या करना है, जो पहला स्टेप हमारा ये हो गया, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप मैंने बता दिया कि दूसरे स्टेप में, सेकेंड स्टेप के अंदर कर क्या रहे होंगे हम लोग, ये जो फाइल है इसके अंदर हम लोग ये वाला कोड, पेस्ट कोड यहाँ पे लिख भी देते हैं, पेस्ट कोड इन टेलविंड
config.js। ठीक, ये आपने कर दिया। चलो देखो हो गई, देखें आ गया, अभी हो रहा है, हो गया हो गया हो गया। जस्ट वेट, हो जाने दीजिए भाई। क्या हुआ, लिख के क्या आ रहा है? ये फाइल ऐड नहीं हुई क्या? एडमिन कॉन्फ़िग, जस्ट 1 मिनट। ये आपकी देखो फाइल आ चुकी है tailwind config.js। अब इस फाइल में हमें वही कोड यहाँ जहाँ वो जो कॉपी किया था पेस्ट कर देना है। हमारा काम यहाँ से हो गया। एक अब थर्ड स्टेप क्या आएगा, सुनना गौर से, सुनना, 3 स्टेप ये हैं। अब ये वाला जो है, ये वाली फाइल जो इनपुट डॉट सी एस एस लिखी है, इसको इधर से कॉपी करना। अब इसको कहाँ पे लेके आना है? इसको हमें लेके आना है अपनी इंडेक्स डॉट सी एस एस जो आपको फाइल दिख रही है, इसको पूरा कंट्रोल ए करना, और ये वाली जो है लाइंस 3 आपको पेस्ट कर देनी है। ठीक, तो थर्ड स्टेप भी इधर लिख लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप, पेस्ट दिस कोड इन इंडेक्स डॉट सी एस एस। ठीक, अब देखो करना क्या है, सिंपल सा जैसे आपने ये किया, इसके बाद इसको अच्छा इधर लिख देते हैं। तो ये तीनों, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके प्रोजेक्ट में टेलविंड आ चुकी है? तो देखो, टेलविंड को यूज करने का तरीका सिंपल सा हमारा इतना है। आप अभी तक क्या करते थे, हर पर्टिकुलर उसके लिए क्लास बनाते थे या आईडी बनाते थे, फिर एक सीएसएस फाइल जो इधर होती थी उसमें जाके लिखते थे। अब आपको कुछ नहीं करना है, हर जो आपने H1 बनाया, H1 के अंदर सिंपल करो काम ये, आपने लिखा क्लास नेम। ठीक, क्लास नेम आपने लिखा। अब जो भी सीएसएस आपको प्रोवाइड करनी है, आप डायरेक्ट इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखो बताता हूं। ये रही हमारी फंक्शनल कंपोनेंट्स की फाइल। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इसको पहले हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। कंट्रोल जेड, अच्छा, इसको हटाना है। देखो, इसको यहां से मैंने हटा दिया। अब देखो होगा क्या, हमको अभी मैंने क्या बताया, हमको जो भी सीसेस प्रोवाइड करनी है किसमें करनी है, इसके अंदर करनी है। तो मान लिया अभी के लिए हमें क्या चाहिए, अपने टेक्स्ट का कुछ टेक्स्ट का कलर है जो, सॉरी, टेक्स्ट है उसको बोल्ड चाहिए। तो हम सिंपल लिखेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के आगे जैसे आप करेंगे तो इस केस में देखो यहाँ पे आपको ये कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे मान लिया हमें अपना टेक्स्ट 4 एक्सेल चाहिए, तो जैसे हमने 4 एक्सेल इधर लिखा, अब जब हम आप इधर आएंगे तो इस वाले केस के अंदर जाना, आपको जो अभी टेक्स्ट दिखेगा, चलिए इसको टेस्ट करने के लिए एक बीजी कलर प्रोवाइड करते हैं, इसको कलर देते हैं। तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट, फिर हमने दिया यहाँ पे ब्लू, ब्लू देते हैं। तो मैंने दे दिया मान लिया ब्लू 600, और इसको यहाँ पे, इसको 1 मिनट दोबारा से स्टार्ट करते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसी वजह से नहीं चल रहा है। कंट्रोल सी, मैंने किया npm स्टार्ट।
चल गया, कलर हमारा क्या हो गया, ब्लू हो गया। जो भी हमको चाहिए, आप देखो इसके अंदर कैसे लगाते हैं, पहले टेलविंड वो देख लेना। अब मान लिया, अब आपको मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट वो बना के दिखाता हूँ पूरा कार्ड। इससे आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि टेलविंड सीएसएस लगाते कैसे हैं। अच्छा, एक चीज और है, टेलविंड को आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली बात ये, जो भी आपको सीएसएस की प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे मान लिया आपको चाहिए यहाँ पे कोई एक सीएसएस प्रॉपर्टी बताना आप लोग। टेक्स्ट शैडो, शैडो यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे आप आएंगे तो इसके अंदर ड्रॉप शैडो है एक ऑप्शन, ठीक। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये ड्रॉप शैडो वाली जो क्लास लिखी है, ये पूरी क्लास उधर लिखनी है जाके, ठीक। तो इसको देखो करते कैसे हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, अभी ये H1 हटाते हैं, इसकी जगह पे एक पूरा पहले डिव लेते हैं, ठीक। यहाँ पे रिटर्न किया, रिटर्न के अंदर हमने एक ले ली डिव, ठीक। अब देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक जो डिव बनानी है, इसमें क्या हो रहा है, हाँ। अब ड्यू को देखो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर देते हैं अभी के लिए, ठीक। तो क्लास नेम में जाएंगे हम, और यहाँ पे लिखेंगे बीजी, और बीजी के बाद में यहाँ पे कुछ एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। जैसे मैंने दे दिया, क्या दे दे, यहाँ पे मान लिया मैंने ये बैकग्राउंड कलर दे दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, एक विड्थ दे दी। तो विड्थ अभी के लिए, अगर हमें मान लिया देना है, कितनी दे दें, अगर 50 पिक्सल दे दें तो मैंने 50 पिक्सल विड्थ दे दी, ठीक। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएं इस केस के अंदर, तो क्या हमारा अभी बॉर्ड आ चुका है, अभी नहीं आया, रुको। एक क्या करते हैं, इसको हम बॉर्डर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो बॉर्डर मैंने लिखा, बॉर्डर प्रोवाइड किया। इसके बाद हमें क्या देना है, एक हाइट दे देते हैं कुछ, मान लिया हाइट मैंने दे दी, फिर से हाइट भी 50 पिक्सल ही दे देते हैं। तो दोनों चीजें मैंने प्रोवाइड कर दी, बॉर्डर दे दिया। अब इस केस में इधर चलें, तो क्या हमारा एक देखो बॉक्स बन के आ चुका है, ठीक। इसकी थोड़ा सा वो हाइट और विड्थ बढ़ा लेते हैं, इसको कर देते हैं अभी के लिए 150 पिक्सल, इसको कर देते हैं 150 पिक्सल। तो ये देखो हमारा एक बॉक्स बन के आ चुका है। अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एक बॉक्स ऊपर आपको दिख रहा होगा, बन चुका है, सामने दिख रहा है। तो एक बॉक्स बन गया। अब हमको इसको एक कार्ड में बदलना है। एक कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं आपको पता है, एक टेक्स्ट होता है हमारा, क्या होता है, दूसरा इमेज हो सकती है। तो अभी हम इमेज नहीं लेते हैं, सिंपल टेक्स्ट लेते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर अभी इसकी हाइट थोड़ी सी और कम है, तो क्या करते हैं, इसको दे देते हैं अभी के लिए 350, बढ़ा दो एकदम। फिर हमको क्या देना है, एक बेसिकली इसी के अंदर H1 बनानी है। H1 लेते हैं या फिर H3 ले लेते हैं, चलो H3 ले ली मैंने। H3 में मैंने प्रोवाइड कर दिया कार्ड 1, ठीक। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने दे दिया यहाँ पे कार्ड का, जैसे कार्ड जो बनाते हैं फिर कार्ड से रिलेटेड कुछ डिटेल्स होती हैं, वो मैंने दे दी इसमें, कार्ड रिलेटेड डिटेल्स, ठीक। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट एक बटन बना ली। बटन क्या है, बटन मैंने लिया। अब बटन पे मैंने लिख दिया ऐड टू कार्ड, ठीक। अब इधर आए तो हमारा देखो ये सिंपल, ये लाइट नहीं आई अभी। तो देखो ये तीन चीज, चलो अच्छा देखो इधर पहले देख लो, बाद में करते रहना। तो हमने सिंपल कार्ड 1 लिखा, कार्ड रिलेटेड डिटेल्स लिखी, एक ये बटन है हमारी ऐड टू कार्ड। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले बटन को एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो इधर आना, बटन के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, क्लास नेम लिखा हमने, सिंपल दिया बीजी। अब बीजी हमको क्या प्रोवाइड करना है, बटन का क्या चाहिए बताओ, कोई अच्छा कलर मिल जा भाई। ये कलर दे दिया जैसे, बीजी एम्बर 300, ठीक। अब ये देखो इसके लिए आपको इधर एक एक्सटेंशन मिल जाएगा, जो ये आपको ये प्रोवाइड करेगा सजेशंस। इधर जाना, लिखना टेलविंड एक्सटेंशंस के अंदर, टेलविंड से रिलेटेड एक आपका एक्सटेंशन है बहुत अच्छा। एक मिनट रुकना, बता रहा हूं मैं। नेट नहीं चल रहा क्या, यहाँ पे एक मिनट रुकना, मैं इधर से ही दिखा देता हूँ आपको। ये एक्सटेंशन का नेम नोट कर लेना, काम आएगा आगे। टेलविंड,
ये रहा टेलविंड सीएसएस इंटेलिसेंस। तो ये क्या करता है, आपको सजेशंस प्रोवाइड करता रहेगा। तो अब हमने क्या दिया, बटन को एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, तो बटन में एक बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक, अब बटन को अपने हिसाब से हाइट विड्थ साइज दे दें कुछ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बटन को साइज दे दिया। चलो इसको साइज भी दे देते हैं। अभी के लिए मैंने दे दिया विड्थ। अभी के लिए इसी की फिक्स्ड विड्थ ले लेते हैं, मान लिया मैंने ले ली 36। तो 36 कितनी हो रही है चेक कर लेते हैं चल के। 36, हाँ ठीक, आ गया। तो ये बटन हमारी बन गई, बटन में हमारा एक प्रॉपर विड्थ आ गई। अब इसको क्या करना है हमें, नेक्स्ट चीज हमें मान लिया H4 का कुछ प्रोवाइड करना है CSS H4 को। तो मान लिया हम चाहते हैं इसका टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ इसमें प्रॉपर्टीज लगाते हैं। तो चलो इसको टेक्स्ट है जो, टेक्स्ट को कर देते हैं, क्या प्रॉपर्टी दें कुछ बताओ CSS की प्रॉपर्टी। टेक्स्ट की एक होती है फॉन्ट से रिलेटेड, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगाते हैं। तो फॉन्ट इसको दे देते हैं हम लोग अभी के लिए, इस केस के अंदर बोल्ड। ठीक, फॉन्ट दे दिया हमने बोल्ड। ऊपर वाले के लिए क्या हम दे देते हैं, इसके टेक्स्ट का कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे गया मैं, फॉन्ट क्लास नेम लिखा, क्लास नेम। ठीक, और इसमें टेक्स्ट का कुछ हम कलर चेंज कर देते हैं। तो मैंने लिखा टेक्स्ट, और टेक्स्ट का कलर मान लिया क्या दे दें। अभी ये बीजी है तो इस पे कौन सा कलर सूट करेगा, जल्दी बताओ भाई। रेड दे दें, चलो मैंने दे दिया रेड 500। ठीक, अब इधर आना, इधर गौर से देखना, इसको रेफरेश करना, रेफरेश। तो हमारा कार्ड का जो कार्ड रिलेटेड डिटेल्स है, ये हमारा हो गया बोल्ड। ठीक, ये वाला अभी रन हो रहा है, रन हो जाने दो, चेक